Hello and welcome to this session now. And in this session, I will be discussing with you very basics of law. ठीक है, लॉ के बेसिक्स के बारे में हम बात करेंगे. दिस इज कृष्णा कोचिंग. ठीक है, समझिए. सबसे पहले जानना जरूरी है कि लॉ चीज क्या है. व्हाट एग्जैक्टली इज लॉ. ओके, लॉ क्या है और लॉ की जरूरत क्या है हमें. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहली चीज लॉ. लॉ क्या है. क्या लॉ वो है जो सही है, या लॉ वो है जो रूल्स हम बनाते हैं या कोई भी बनाता है. ठीक है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट ने डिफरेंटली इंटरप्रेट किया है वर्ड लॉ को. ओके, और जो डिफरेंट सेट ऑफ जूरिस्ट, डिफरेंट सेट ऑफ फिलोसोफर्स आए हैं. जैसे कि एक स्कूल ऑफ लॉ है एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ. क्या नाम बोला मैंने? एनालिटिकल. एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ. फिर एक स्कूल ऑफ लॉ है जिसको हम हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ कहते हैं. फिर एक है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ. फिर एक रियलिस्ट स्कूल ऑफ लॉ भी है. इस प्रकार के कई स्कूल्स ऑफ लॉ है. ठीक है, ये सब कुछ कहाँ पढ़ा जाता है? ये सब्जेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि फिलॉसफी ऑफ लॉ. ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है एक लैटिन वर्ड जो कि है ज्यूरिस्प्रूडेंशिया. ज्यूरिस्प्रूडेंशिया. ओके, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है फिलॉसफी ऑफ लॉ. फिलॉसफी ऑफ लॉ. Different philosophers have defined what is law differently. सबने अपने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसको बताया है कि लॉ चीज क्या है. एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ क्या कहता है? इस बंदे का नाम है, इसके अंदर जो बेसिक प्रोपोनेंट है वो है जॉन ऑस्टिन. जॉन ऑस्टिन. और ऑस्टिन की जो थ्योरी ऑफ लॉ है वो क्या है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं. ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है. ठीक है, और क्या कहता है वो इसमें? वो कहता है कि लॉ जो है, लॉ इज अ कमांड. लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन. सॉवरेन का मतलब यहां क्या है? स्टेट. सॉवरेन का मतलब है स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट. लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन, बट दैट कमांड which is backed by positive sanctions. Backed by positive sanctions. अब पॉजिटिव सैंक्शंस क्या है कि अगर आप लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है. तो मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहली चीज, सबसे जरूरी चीज क्या है कि जॉन ऑस्टिन एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ में क्या कहता है? दैट लॉ इज कमांड, यानी कि लॉ जो है वो सेट ऑफ रूल्स है. लॉ रूल्स है या फिर सेट ऑफ रूल्स है मेड बाय गवर्नमेंट. एंड क्यों बनाए जाते हैं? लॉ बनाने की जरूरत क्या है? टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर. टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर. अब क्वेश्चन यहां ये आता है कि ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करने की जरूरत ही क्या है? वाई टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर? क्यों? क्योंकि जो हमारे पास है, यानी कि जो हमारे मीन्स है वो लिमिटेड है. वो अनलिमिटेड मीन्स नहीं है, मगर जो हमारी डिजायर्स हैं वो अनलिमिटेड है. एवरीबडी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज यानी कि मींस लिमिटेड है, मगर जो डिजायर्स हैं वो अनलिमिटेड है हर किसी की.
इससे पैदा होता है डेविएंट बिहेवियर, इससे पैदा होता है डेविएंट बिहेवियर। क्या होता है डेविएंट बिहेवियर? समझिए, एवरीबडी हैज राइट्स, हर किसी के अधिकार है, मगर एवरी राइट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी। तो जब हम अपने राइट्स को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे एक्शंस करते हैं जहां हम अपनी ड्यूटीज को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, तो वहां से शुरुआत हो जाती है डेविएंट बिहेवियर की, ठीक है। या फिर अगर ब्रॉड एक्सप्रेशंस में बात की जाए तो वहां से पैदा हो जाते हैं रॉन्ग्स, वहां से गलत काम शुरू हो जाते हैं। अब रॉन्ग्स जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सिविल रॉन्ग, एक होता है सिविल रॉन्ग और दूसरा होता है क्रिमिनल रॉन्ग, दूसरा होता है क्रिमिनल रॉन्ग। और क्रिमिनल रॉन्ग्स को हम क्राइम भी कह सकते हैं। अब सिविल रॉन्ग क्या होते हैं? जैसे वो गलत काम जो कि पूरे समाज को इफेक्ट नहीं कर रहे, किसी एक इंसान को या कुछ ग्रुप ऑफ पर्संस को इफेक्ट कर रहे हैं, और इसके ऑपोजिट है क्राइम। क्राइम क्या है? क्राइम जो है वो अगेंस्ट सोसाइटी है, वो समाज के खिलाफ है, ठीक है जी, और वो अगेंस्ट पब्लिक है, वो अगेंस्ट पब्लिक है। इसी कारण से सिविल रॉन्ग को जहां प्राइवेट रॉन्ग कहते हैं, सिविल रॉन्ग को प्राइवेट रॉन्ग कहते हैं, वहीं पर क्राइम को हम पब्लिक रॉन्ग कहते हैं, पब्लिक रॉन्ग है। तो सिविल रॉन्ग में क्या होता है? आप बुरा तो कर रहे हैं मगर समाज के साथ नहीं, अगेंस्ट अ पर्सन कर रहे हैं, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कर रहे हो, यानी ग्रुप ऑफ पर्संस कर रहे हो, उनके साथ गलत कर रहे हो, मगर हरगिज भी आप प्राइवेट ही कर रहे हो, हरगिज भी आप इसे अगेंस्ट समाज नहीं कर रहे हो। अब इसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सिविल रॉन्ग्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है जी। इसको क्लियर करता हूं मैं, फिर समझाता हूं आपको, समझिए, जस्ट वेट। ओके, अब समझिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल रॉन्ग के बारे में, सिविल रॉन्ग, और फिर हम बात करेंगे क्राइम के बारे में। याद रहे, क्राइम करोगे तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है, आपके ऊपर फाइन इंपोज किया जा सकता है, ठीक है। आपकी जो आपने पैसे वगैरह कुछ जमा करा रखे, सिक्योरिटी जमा करा, उसकी फोरफीचर हो सकता है, ठीक है जी। आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो क्राइम पर ये सब कुछ होता है, जबकि सिविल रॉन्ग जो होता है इसमें सिर्फ आपको क्या देना पड़ेगा? कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, ठीक है, कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, यानी कि डैमेजेस देने पड़ सकते हैं जितना दूसरे इंसान को नुकसान हुआ है। क्लियर? ज्यादा से ज्यादा आपको कॉस्ट देनी पड़ सकती है, कॉस्ट यहां भी देनी पड़ सकती है। कॉस्ट क्या होता है? दूसरे इंसान को केस करने का जो खर्चा हुआ है, वकील की फीस, फोटोस्टेट की, आने जाने का, उसे हम कहते हैं कॉस्ट्स। क्लियर? अब सिविल रॉन्ग कितनी प्रकार के होते हैं, अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। देखिए, सिविल रॉन्ग्स 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और इसके बाद आ जाते हैं टॉर्ट्स। तो टॉर्ट की डेफिनेशन क्या होता है? टॉर्ट इज दैट सिविल रॉन्ग which is neither a breach of contract nor a breach of trust, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करके मुकर जाना, समझ में आया? ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो अपना हाउस उसको सेल कर देगा, कब करेगा? 31 मार्च को करेगा, मगर उससे पहले ही एक ज्यादा अच्छा ग्राहक मिल गया
तो 20 मार्च को ही उसने अपना घर किसी और को बेच दिया। अब वो ए बी को तो अपना घर दे नहीं सकता, तो उसने बी के साथ धोखा किया है, तो ये है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब बी क्या ए को जेल भिजवा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? कभी भी पनिशमेंट नहीं मिलती सिविल रॉन्ग्स में। सिर्फ क्या करवा सकता है वो? कॉम्पनसेशन मिलेगा। अब उसको महंगा घर खरीदना पड़ा, तो नॉर्मल रेट से जितना एक्स्ट्रा देना पड़ गया, वो कॉम्पनसेशन वो किससे ले सकता है? जितना उसको नुकसान हुआ वो। पहली बात, डैमेजेस, इसकी वजह से उसको 6 महीने और किराए के घर में रहना पड़ा, तो जो रेंट देना पड़ गया वो उसका डैमेज है। ठीक है, उसको कॉम्पनसेट करेगा कौन? ए करेगा, जिसने उसका गलत किया था। और जो वकील का खर्चा हुआ, ये सब कुछ केस वगैरह करने में, वो भी देना पड़ेगा। समझ में आया? मगर जेल नहीं जाएगा ए। ओके। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी इसी तरह के सिविल रॉन्ग्स होते हैं। जितने मैरिज वाले रॉन्ग्स होते हैं, कि जैसे शादी की, मैरिज की, मगर हस्बैंड जो है वाइफ को पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है, वाइफ को छोड़कर किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, या फिर उसको छोड़कर चला गया है, या फिर पागल हो गया है, तो किसके राइट्स खराब हो रहे हैं? वाइफ के। उसी तरह से वाइफ ने गलत किया हस्बैंड के साथ, तो क्या लिया जा सकता है? डाइवोर्स। क्या पनिशमेंट भी मिलेगी? नहीं मिलेगी, सिर्फ क्या होगा? डाइवोर्स हो जाएगा, कॉम्पोजिशन मिल सकता है। ओके, तो ये कौन से केसेस हो गए? सिविल। मैरिज से रिलेटेड सारे केसेस, सक्सेशन से, प्रॉपर्टी के, कॉन्ट्रैक्ट्स के, ये सब सिविल मैटर्स होते हैं। तो इसमें जो केस भी होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? कि सिविल केस। यानी कि कौन सा केस डाला जा रहा है? सिविल केस। और कॉमन वर्ड इसके लिए यूज होता है सिविल सूट, कि सिविल सूट फाइल किया जाता है। जबकि क्रिमिनल केस में क्या होता है? ठीक है, और समझाता हूं अच्छे से मैं इसको। तो सूट डलता है सिविल केस में, जबकि जो क्राइम होता है, ठीक है, उसमें सीधा क्रिमिनल केस ही चलता है। क्रिमिनल केस ही चलता है। अब जैसे कि ऑफेंस लेते हैं हम थेफ्ट का, ठीक है, या फिर मर्डर का। अब एक इंसान स्कूटर पे जा रहा था, पीछे से एक कार आई, क्लियर, और उस कार ने जानबूझकर, ठीक है, उसको हिट कर दिया और स्कूटर वाला गिर गया। और जैसे ही वो गिर गया, कोई आया, उसने उस स्कूटर वाले की आंखों में जो है वो मिर्च डाल दी, ठीक है, तो ब्लैक पेपर डाल दिया या लाल मिर्च डाल दी, जिसकी वजह से उसको दिखना बंद हो गया। और फिर उसका पर्स, उसका कैश, उसकी सोने की चेन, सब कुछ लूट कर वो लोग भाग गए। क्लियर? ओके, तो या फिर उसको चाकू भी मार दिया, उसका मर्डर भी कर दिया। अब यहाँ लूट हुई है, और प्रॉपरली अगर तो क्या किया गया है? रॉबरी कमिट की गई है। रॉबरी जो है वो आईपीसी में एक ऑफेंस है, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर वॉयलेंस यूज हुई है। और दूसरा, पहले रॉब किया गया और उसके बाद उसको मर्डर कर दिया गया। ये सब कुछ होते हुए एक्स ने देख लिया, तो एक्स क्या करेगा? सिर्फ एक काम करेगा कि 100 नंबर पर फोन करेगा और पुलिस को क्या देगा? वो देगा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन देगा कि किसी इंसान का मर्डर हो गया। ठीक है, वो पुलिस पूछे किसने किया होगा, तो मुझे नहीं पता। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने लाश देखी। तो क्या उसने पुलिस को कंप्लेंट दी है? क्या उसने पुलिस को कंप्लेंट दी है? नहीं, ये कंप्लेंट नहीं है, ये केवल इंफॉर्मेशन है। ये क्या है? इंफॉर्मेशन है। इसके बाद पुलिस क्या करेगी? एफआईआर लॉन्च करेगी, ठीक है, और फिर क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। क्या वो बार बार एक्स को तंग करेगी? नहीं, बस एक बार बयान लेगी, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके एविडेंस कोर्ट में भी होंगे। ठीक है जी। तो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। उस चालान, यानी चालान को हम पुलिस रिपोर्ट भी कहते हैं। क्लियर? और फिर चालान भी कहते हैं, इसको चार्ज शीट भी कहते हैं। कोई फर्क नहीं होता, एक ही चीज होती है चालान और चार्जशीट।
और जब चालान कोर्ट में जाएगा उसको देखेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस चालान को देखेगा और अगर वो कन्विंस हो गया कि हाँ चालान में लिखा गया कि पी, क्यू, आर और एस इन 4 लोगों ने मिलकर कार में जाकर उस इंसान को लूटा और उस इंसान का बाद में मर्डर कर दिया, इसके ये सबूत है, ये इसके आई विटनेसेस हैं, डैश डैश सब कुछ बता देंगे। अगर उनसे कन्विंस हो जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो वो क्या करेगा, चार्ज फ्रेम करेगा और फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा क्रिमिनल केस। और फिर या तो हर क्रिमिनल केस के एंड में 2 बातें होंगी, या तो होगा एक्विटल या होगा कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब है कि उस इंसान को गिल्टी मान लिया जाएगा, एक्विटल का मतलब है उस इंसान को बाइज्जत बरी किया जाएगा। समझ में? अब ये जो मर्डर हुआ, ये हुआ किसका? एक आदमी का मर्डर हुआ। तो ये पब्लिक रॉन्ग कैसे हो गया? अगर ये रॉबरी जो थी ये पब्लिक रॉन्ग कैसे हो गया? ये कैसे पब्लिक रॉन्ग हो गया? अब हर वो इंसान जो नाइट टाइम में अकेला कुछ कैश लेकर स्कूटर पर जा रहा होगा उस एरिया में, उसके दिल में एक फियर पैदा हो जाएगा, कहीं पीछे से आ रही कार उसको लूटकर उसको मारने के लिए तो नहीं आ रही है। तो एक डर सबके मन में पैदा हो जाएगा, इस तरह से पूरी पब्लिक थर्रा जाएगी। तो पूरी पब्लिक के साथ गलत हुआ, इसलिए केस कौन करेगा? स्टेट करेगा। सिविल केस में केस कौन करता है? एग्रीव्ड पार्टी। ये समझाता हूं आपको। सिविल केस में एग्रीव्ड, ये सबसे बड़ा फर्क है सिविल और क्रिमिनल का, कि क्रिमिनल केस में जो सारी प्रोसीडिंग्स चलेंगी वो कौन करेगा? वो स्टेट टेक्स एक्शन, स्टेट एक्शन लेगी, ठीक है। जबकि सिविल केस में लोकस स्टैंडाई का रूल अप्लाई होता है, यानी कि यहाँ पर वो इंसान ही कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है जिसके साथ गलत हुआ है। What is the meaning of the expression locus standi? Locus standi का मतलब है to right to intervene, सॉरी, का मतलब है right to intervene, right to intervene, intervene यानी इंटरफेयर करना, right to intervene, right to intervene is the exact meaning of the word locus standi। कोर्ट सबसे पहले ये पूछेगी तुम्हें क्या लेना, तुम्हें इससे क्या, जैसे कि ए ने पैसे उधार लिए बी से, तो ए के पास कितने रुपए आ गए? 5 लाख। किसने दिए? बी ने दिए। बी ने उधार दिया ए को, ए के पास पैसे आ गए। बाद में ए को ये पैसा वापस करना था 1 मंथ के अंदर अंदर, मगर वापस नहीं किया। तो ये क्या किया? ए ने कर दिया है ब्रीच। किस चीज की ब्रीच की है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ओके, तो जो ये ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, तो गलत किसके साथ हुआ? बी के साथ हुआ। तो केस यानी सिविल सूट, केस कह लो या सिविल सूट कह लो, ये सिविल सूट अगर कोई फाइल करेगा तो कौन करेगा? केवल किसके साथ गलत हुआ? बी के साथ, तो केवल बी करेगा। क्योंकि यहां पर बी कौन हो गया? बी हो गया एग्रीव्ड पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है। अगर कोई ए का एक और दुश्मन था जिसका नाम था जेड, जेड को बी से कोई लेना देना नहीं है, मगर जेड ए का दुश्मन है। और जब जेड को पता चलता है कि ए ने बी को उल्लू बना दिया, तो जेड खुद ही कोर्ट चला जाता है और कहता मेरे पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि ए ने बी के साथ गलत किया है, इसलिए ए को मुआवजा देना चाहिए बी को। ठीक है, हालांकि बी मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, पर
मैं चाहता हूं ए का नुकसान हो और मेरे पास सबूत है कि ए ने बी के साथ गलत किया, तो कोर्ट सबसे पहले तो जेड से पूछेगी कि तुम्हें इससे क्या। अगर ए ने उल्लू बनाया तो किसको बनाया, बी को बनाया। नुकसान किसको हुआ, बी को हुआ। हाँ ए को फायदा हुआ, हाँ ए तुम्हारा दुश्मन है, पर यू डू नॉट हैव एनी लोकस स्टैंडाई, you do not have any right to interfere, right to intervene. ओके तो इस तरह से Z, जब मियां बीवी राजी, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। समझ में आया। अब क्रिमिनल में क्या है कि एक इंसान, मैंने बताया एग्जांपल दिया, अब मैं क्राइम पे आ गया फिर से। ठीक है जी, अब मैं क्राइम के बारे में बताऊंगा आपको। वेट, ये देखिए, अब एक क्राइम हुआ, जैसे कि मर्डर का मैंने एग्जांपल लिया। मर्डर किसका हुआ था, जेड का। किसने देखा था, किसी ने नहीं देखा मर्डर होते हुए। अगले दिन एक्स ने जेड की डेड बॉडी को देख लिया, डेड बॉडी को देख लिया। क्या एक्स जेड को जानता था, नहीं जानता था, और एक्स ने उसी टाइम 100 नंबर पर फोन किया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस आ गई, ठीक है। तो क्या पुलिस एक्स को ये कहेगी तुम्हें क्या लेना देना, नहीं, कभी नहीं कहेगी। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, यानी बड़ा अपराध, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और उसकी इंफॉर्मेशन आप पुलिस को देते हैं तो पुलिस को एक्शन लेना होगा। रादर अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आपके पास है और अगर आप पुलिस को नहीं देते हो तो ये अपराध है। कहां लिखा हुआ है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी लिखा है और भी कुछ जगह लिखा हुआ है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कब पास हुआ, 1973 में पास हुआ। क्लियर। और आगे चलते हैं अब हम, ठीक है जी। वो क्या है, अब मैंने बताया दो चीजों के बारे में। सबसे पहले मैंने बताया सिविल रॉन्ग्स के बारे में, ये अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन होता है, ठीक है, अगेंस्ट वन पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन होता है। जबकि जो क्राइम होता है वो अगेंस्ट सोसाइटी होता है, ठीक है जी। क्राइम को मैंने एक और वर्ड यूज किया था, क्रिमिनल रॉन्ग। जो क्रिमिनल रॉन्ग्स होते हैं उसी को हम क्राइम्स कहते हैं। जो क्रिमिनल रॉन्ग्स से डील करने वाले लॉ होते हैं, जो डीलिंग करते हैं क्राइम्स के साथ, the laws dealing with crimes are called criminal laws। ये डेफिनेशन है क्रिमिनल लॉज की। और the laws that deal with civil wrongs they are called civil laws। क्लियर। तो लॉ दो तरह के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। those that deal with civil wrongs are civil laws, those that deal with criminal laws are called क्रिमिनल लॉज। क्रिमिनल रॉन्ग्स से डील करने वाले क्रिमिनल लॉज होते हैं। और लॉज जैसे इंसानों कई तरह से बांटा जा सकता है, ठीक है, ईमानदार इंसान और बेईमान इंसान, अमीर इंसान, गरीब इंसान, गोरा इंसान, काला इंसान, आदमी, ठीक है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, इस तरह बांटा जा सकता है, ठीक है। ठीक उसे लॉज को भी कई तरह से बांटा जा सकता है। जो सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है, वो है सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। हालांकि प्रोसीजरल लॉ को हम एडजेक्टिव लॉ भी कहते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है कि वो वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन के साथ लगते हैं। समझ में आया। तो साथ लगने वाले होते हैं प्रोसीजरल लॉ। समझो, सब्सटेंटिव लॉ की डेफिनेशन क्या है, वो लॉ जो कि डिटरमिन करते हैं, वो लॉ जो डिटरमिन करते हैं आपके राइट्स या फिर आपके लायबिलिटीज, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। और जो लॉ, वो लॉ जो कि
डिटरमिन करते हैं। क्या डिटरमिन करते हैं? आपके एनफोर्समेंट को, एनफोर्समेंट के प्रोसीजर को, किसके प्रोसीजर को करते हैं? सॉरी, एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट, ये एम लिखा हुआ है मैंने, एनफोर्समेंट ऑफ दोनों चीजें, राइट्स, एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ लाइबिलिटीज के प्रोसीजर को, के प्रोसीजर को डिटरमिन करते हैं। फिर से बोल रहा हूं, आपके अधिकार क्या है, आपके राइट्स क्या है और आपकी लाइबिलिटीज क्या है, जो ये बताए वो हो गया क्या? वो हो गया सब्सटेंटिव लॉ। और उन राइट्स को आप एनफोर्स कैसे कराएंगे, उसका प्रोसीजर क्या है, ये कौन बताएगा? प्रोसीजरल लॉ। समझ में आया? सब्सटेंटिव लॉ बताता है आपके अधिकार क्या है, आपकी लाइबिलिटी क्या है। प्रोसीजर लॉ बताएगा कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ दोज राइट्स एंड लाइबिलिटीज। इज माय पॉइंट क्लियर? ठीक है जी। तो ये बेसिक डिफरेंस है और इस तरह से हम आगे बात कर सकते हैं कि सिविल और क्रिमिनल लॉज को दो तरह से बांटा जा सकता है। जैसे कि मैं फिर से लिखता हूं यहां, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल के बारे में। ये है सिविल लॉ, ये है सॉरी क्रिमिनल, ये है क्रिमिनल लॉ। अब सिविल लॉ जो है, अब जो सिविल लॉ है वो आगे दो तरह के हैं। वो कौन कौन से हैं? सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल। उसी तरह से क्रिमिनल लॉ भी दो तरह के हैं। क्रिमिनल लॉ भी आगे दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल। अब इसके एग्जांपल्स करते हैं। सिविल लॉ में सब्सटेंटिव लॉ कैसे कैसे हो जाते हैं? जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। और कौन सा हो सकता है? हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट। चार लॉज को मिला के हिंदू कोड बोलते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और एक हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, ये सारे हिंदू सिविल लॉज हैं, ठीक है, जो कि मिलकर बनते हैं क्या? हिंदू लॉ। क्लियर? तो ये सब के सब क्या है? ये सिविल सब्सटेंटिव लॉज हैं। ये सब सिविल भी है, ये सब सिविल लॉज भी है, ठीक है, और साथ ही साथ सब्सटेंटिव है, जो बताते हैं आपके राइट्स क्या है, आपकी लायबिलिटीज क्या है। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, ठीक है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा और बी का घर खरीद रहा है, बी देगा अपना हाउस। तो 5 लाख रुपए में घर खरीदने का सौदा हो गया। अब ए का राइट है बी का हाउस ले सकता है वो, मगर उसकी लायबिलिटी भी है कि 5 लाख देना होगा। उसी तरह बी का राइट बनता है ए से 5 लाख रुपया लेने का, पर बी की लायबिलिटी भी है कि अपना हाउस उसको देना होगा। क्लियर? और आगे चलते हैं। फिर आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। जैसे चावल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, कि 5 किलो चावल बेचेगा ए, बी को बेचेगा और ये बदले में 400 रुपए देगा 80 रुपीज केजी के हिसाब से। तो 5 किलो चावल देने हैं इसने बी को, तो ये इसकी लायबिलिटी होगी और 400 रुपए लेने का राइट भी पैदा हो गया। समझ में आ गया? ऐसे ही पार्टनरशिप एक्ट है, ऐसे ही हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है, कि अगर
हस्बैंड वाइफ को छोड़ के चला जाता है तो वाइफ जो है डिजर्शन के ग्राउंड पर डाइवोर्स लेने का राइट रखती है, ठीक है। तो ये उसका राइट है, तो लाइबिलिटी भी है, उसको भी अपने पति के साथ रहना होगा। क्लियर? तो इस तरह से राइट्स और लाइबिलिटीज को पैदा करते हैं कौन? सबस्टांटिव लॉज। लेकिन अगर मान लो ए ने बी का घर जो खरीदने का सौदा किया था, बाद में ए ही मुकर गया कि मैंने घर नहीं खरीदना, तो बी क्या कर सकता है? बी क्या करेगा? प्रोसीजर लॉ है सिविल प्रोसीजर कोड 1908, सभी सिविल लॉज इसके तहत डाले जाते हैं। प्रोसीजर क्या है सिविल राइट्स और लाइबिलिटीज की एनफोर्समेंट का? एक ही प्रोसीजर है और वो है सिविल प्रोसीजर कोड। इसके तहत लॉ केस फाइल होगा, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ठीक है। और सब तय सीमा में, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हो जाता है तो 3 साल के अंदर अंदर केस फाइल करना होता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये एक लॉ है, लॉ ऑफ लिमिटेशन। शॉर्ट में अगर बात करें तो लिमिटेशन एक्ट कहते हैं। क्लियर? तो ये भी क्या हो गया? प्रोसीजर लॉ। प्रोसीजर ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिविल राइट्स and civil liabilities is governed by civil procedure laws, that is civil procedure code and law of limitation. ओके, तो ये हो गया सिविल भी है और साथ ही साथ प्रोसीजर भी है। क्लियर? 2 मैंने एग्जांपल दे दिए, सिविल प्रोसीजर कोड और लिमिटेशन है। अब आ जाओ क्रिमिनल लॉ की तरफ। क्रिमिनल लॉ, क्राइम्स। अब सबस्टांटिव की अगर बात करें तो इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड कब पास हुआ था? 1860, 1860 में। क्लियर? और कौन से है? आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट भी है एक सबस्टांटिव लॉ। फिर आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है। और ऐसे कई हैं, जैसे कि एनडीपीएस एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट। क्राइम को लेके ऐसे बहुत से क्राइम्स को लेके ऐसे बहुत से लॉज बने हुए हैं, पर जो सबसे मेन है वो ये है इंडियन पिनल कोड, आईपीसी, ठीक है। मेनली सभी क्राइम्स इसमें दिए हुए हैं, कितनी पनिशमेंट होगी। क्लियर? लाइबिलिटी बता रहा है, अगर कोई चोरी करता है ये सजा, रेप करता है ये सजा, मर्डर करता है ये सजा, मगर सजा तक पहुंचाएगा कौन? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। क्लियर? एक और भी प्रोसीजर लॉज है जो सिविल भी है और क्रिमिनल भी है, और उसका नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट। जी हाँ, एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट एक ऐसा प्रोसीजर लॉ है जो कि सिविल इन नेचर भी है और क्रिमिनल इन नेचर भी है, क्योंकि चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, अदालत सबूत देखेगी, प्रूफ देखेगी, और उनको रेगुलेट करेगा कौन सा लॉ? इंडियन एविडेंस एक्ट। क्लियर? तो ये फर्क हो गया आपका सबस्टांटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ, और ये फर्क हो गया आपका सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। Any questions, if any you want to ask, you are free to ask any good number of questions.